हमारे हौसलों की ताकत मत नापिए साहब। राजस्थान के लिए हम अपना खून भी बहा देंगे। तुम भी चलो इस सफर में अगर मेरे साथ, विकास की गंगा हम घर घर बहा देंगे। का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है वो राजस्थान के लिए एक तरीके से मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष रूप से सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इनके लिए उन्होंने मतलब 20% से लेकर के और 67% तक की बढ़ोतरी 2015-16 के बजाय 2016-17 में की है। तो ये राजस्थान के लिए तमाम दावों के बीच में सक्सेना साहब आपके पास में आना चाहूंगा। निवेश को लेकर बात हो रही है, रोजगार की, क्योंकि सबसे बड़ी उम्मीद जुड़ी हुई है। इसलिए एक सवाल आपसे ये है कि आप पर्यटन का बढ़ावा देने की जो बात कर रहे हैं, 2016 की जो स्कीम की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में वो मौजूद लगता है? ये पर्यटन के लिए जो अभी इस बजट में बात की गई है, और जो जब इनका वसुंधरा जी का पिछला भी था तो उसमें राजस्थान का नंबर पूरे एशिया में फर्स्ट नंबर पे था, और जो पर्यटन की दृष्टि से, और इसी दिशा में शायद राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ कृषि भी नहीं हो सकती पानी के कारण, उद्योग नहीं है, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए, और वो उन्होंने इस बजट में रिफ्लेक्ट किया है। कुछ देर पहले कह रहे थे पर्यटन में नुकसान हुआ है, इस बजट में रिफ्लेक्ट किया है। 62 करोड़ 33 लाख रुपए तो इन्होंने पर्यटन के लिए रखे, साथ में जो पर्यटन स्थल है 2015-16 में जो पर्यटन स्थल हैं, उन पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनको, तो उसके लिए भी 62 करोड़ 16 लाख रुपए रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने जैसे जवाहर कला केंद्र पे 7 करोड़ रुपए रखे। नहीं, इन तमाम बातों के बीच में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस 250 करोड़ के नुकसान का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो इन स्कीम्स के जरिए भरपाई हो पाएगा? निश्चित रूप से हो पाएगा, क्योंकि मैं मानता हूं फॉरेन टूरिस्ट तो यहाँ पे आ ही रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी भारतीय टूरिस्ट भी राजस्थान के प्रति जब ये कुछ निवेश होगा इनमें तो आएंगे। और पर्यटन ऐसा उद्योग है जिसमें कि आप बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हो। एक टैक्सी वाला भी कमाता है, एक चाय भी पर्यटक पीता है तो वो चाय वाला भी कमाता है, एक होटल वाला भी कमाता है, कहीं खाना खाने जाते हैं तो वो भी कमाता है। कुछ आर्ट एंड कल्चर है। अगर 250 करोड़ का सरकार को इसमें नुकसान भी होता है ना, आप तो कम से कम 1 लाख करोड़ों को उसमें रोजगार मिलता है। सबसे बड़ी स्कीम है वो, और अपने आप इंडिपेंडेंट लोग उसमें रोजगार है। वो इस बार टूरिज्म के लिए जयपुर पर फोकस रहा, बाकी जगह जो रिलीजियस टूरिज्म है उस पर सेंटर को उन्होंने डेवलप करने की बात कही है। 15 सेंटर्स को रामदेवरा है और दूसरे सेंटर पिछले बजट में भी की थी, लेकिन ये अलग बात पिछले में भी की थी। उसमें क्या है, हमारे सालासर के लिए किया था, हमारे लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्या डिलीवरेबल्स आ पाएंगे? सवाल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो क्वालिटी चाहिए, जो फॉरेन टूरिस्ट आता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की उसकी जरूरत है। वो नहीं है फिलहाल, वो नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज जब भी मिलेगा। क्या उसके लिए 62 करोड़ रुपए काफी है? नहीं, कम है। नहीं, कुछ भी नहीं है 62 करोड़। उसमें चाहिए कम से कम 500 करोड़ का बजट, और नहीं तो आप पीपीपी मॉडल पे उसको कीजिए। लॉन्ग टर्म 10-20 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर को आप कीजिए। 2 साल कर लिए पीपीपी। वो क्यों फेल हुआ वो बात अलग है, लेकिन विश्वास ही नहीं कर रहा, सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म। एक और राजनीति का मुद्दा है राजकोषीय घाटा, जो पुरानी सरकार की बदौलत मुख्यमंत्री ने कहा, और दूसरा बिजली कंपनियों का घाटा। इसको लेकर भी बात करना चाहेंगे। उससे पहले नरेंद्र जी कोटपुतली से और इंद्रोजा जी बीकानेर से हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर। सर मैं जानना चाह रहा था, मेन पावटा से बोनावास के लिए 4 किलोमीटर का रोड है सर। हाँ। वो 4 सालों से सर नहीं बन रहा बिल्कुल भी जी। मतलब तो सर दो साल अशोक गहलोत सरकार के राज के और 2 साल वसुंधरा राजे सरकार के। जी। क्या कहते हैं आपके विधायक? विधायक तो सब कुछ भी नहीं, वहाँ तो जितने खड्डे बढ़ते ही जा रहे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल हमारे सामने है, विकास की बात, दावों की बात यहाँ निकल कर आती है। नमस्कार इंद्रोजा साहब बीकानेर से। नमस्कार सुनील जी। बताएं सर। पारिक साहब, वसुंधरा जी ने बजट तो बहुत बढ़िया पेश किया है। वसुंधरा जी बहुत ही दयालु और संवेदनशील मुख्यमंत्री है जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गोटवाल साहब, आप मेरी बात वहाँ तक पहुँचे मुख्यमंत्री जी तक। बोलिए। देखिए, जो भी योजना, जितनी भी योजना है, वो काम तो सब प्रशासन के थ्रू होने वाला है, लेकिन हकीकत में ये है कि प्रशासन जो काम करने वाले लोग हैं
और नीचे तक सही काम नहीं होता। और गरीब आदमी की हालत जो आज के टाइम में, गरीब आदमी अपने बच्चे को भरपेट खाना नहीं खिला सकता। ये मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट जितेंद्र जी बता रहा हूँ। मैंने आज एक मालिक साहब कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले एक मजदूर से पूछा कि भैया आज बजट पेश हो रहा है, तुम्हें पता है क्या? उसने कहा भाई मेरे को पता ही नहीं बजट कब आता है कब जाता है, मेरे को तो शाम को रोटी कैसे आएगी, मेरे बच्चों के घर कैसे चलेगा, मेरा तो ध्यान उसमें जाता है, उसमें चिंता में डूबा रहता हूँ मैं। तो जाहिर है कोटवाल साहब, मैं एक बात ये कहता हूँ आपसे कि जितने प्रशासनिक अधिकारी जो बीच के जो पैसा गरीबों का योजनाओं का पैसा है, वो जो जितने भी अधिकारी जो जैसे दुरुपयोग उनका करते उनको अफसरशाही पर आप इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके पास में आना चाहूंगा, मैं बिजली कंपनियों को लेकर बात करना चाहूंगा। सरकार ने इतना पैसा इंजेक्ट करने की प्लानिंग तो बना ली, लेकिन जो नीचे के लेवल का जो सेटअप है हमारा, वो इस पैसे का यूज करने की एक बिजली कंपनियों को लेकर प्लान की उम्मीद थी इस बजट में कि डिस्कॉम लगातार घाटे में जा रहे हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास का घाटा पहुंच रहा है। क्या वो रिकवरी का प्लान इस बजट में दे पाई है? नहीं, वो तो इसमें 2 साल में उसको करीब करीब 60 से 70 हजार करोड़ रुपया इसमें डाला है बजट में। इसीलिए इस बार का जो लॉस है वो ज़्यादा रहा है, इंटरेस्ट का बर्डन उस पर आगे कंटिन्यूस बढ़ेगा। और एक ये नया ट्रेंड है जो बहुत खतरनाक ट्रेंड है। हमने पिछले 5-7 साल डिस्कॉम को लॉस में चलने दिया, किसी ने उसकी परवाह नहीं की, और आज वो 70 हजार करोड़ रुपए सरकार के माथे आ गए। मैं कहूँ कल को 5 साल बाद रोडवेज की भी ऐसी हालत हो, RFC की भी ऐसी हालत हो, तो उनको समय रहते उनको इफिशिएंट, प्रोडक्टिव या सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाया जाए। नहीं तो हर 2 साल में आपका ये 50-50 हजार करोड़ रुपए, 20-20 हजार करोड़ रुपए आएगा, और आप चाहे कुछ करें या नहीं करें डेवलपमेंट, वो आपका जो बजट में है वो इंटरेस्ट का वो इतना हो जाएगा कि आपको जितनी रेवेन्यू उसका 50% तो आपको ब्याज में पूरा हो जाएगा। अगली सरकार अगले साल करीब करीब मान लो 18 हजार करोड़ रुपए की इंटरेस्ट की लायबिलिटी सरकार की है, और 2 लाख करोड़ रुपए का आप ये मान लीजिए हमारे पे डेप्ट हो गया है। और मेरा ये मानना है कि जब सरकार की ये टर्म पूरी होगी तो करीब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास में ये डेप्ट पहुंच जाएगा। अब 3 लाख करोड़ पे 25 से 30 हजार करोड़ रुपए साल का तो इंटरेस्ट होगा, चाहे कोई भी सरकार आए या जाए। तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इस ट्रेंड को देखते हुए हमको जो कॉरपोरेशन इनएफिशिएंट है या लॉस में चल रहे हैं, वो उस पर बहुत डोटा सराजी, क्या सरकार को काम करना चाहिए था जो यहाँ सरकार या मुख्यमंत्री चूक गई? में 36 हजार करोड़ का ये घाटा छोड़ के गए थे, और लगभग इतना ही घाटा 5 साल में हमारे शासन में हो गया। उसके बाद में 70-72 के लगभग हुआ। मुख्यमंत्री तो पूरे घाटे के लिए आपको जिम्मेदार बता रही है। 36 हजार करोड़ तो ये छोड़ के गए थे, हमारे बेहतर हो गया 5 साल में। 5 साल में उसके बाद में 27 हजार करोड़ रुपए इन्होंने 2 साल में कर दिए। आप ये इनके कहें तो तर्क सहित बात करो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? और आंकड़े ठीक नहीं है, आंकड़े इनके ठीक नहीं है। 27 हजार करोड़ 2 साल में घाटा हो गया इनका, ये डिनाई कर रहे हैं क्या? बता दो कितना हो गया। और 36 हजार हम छोड़ के कहते, तो हमने 5 साल में 36 हजार का घाटा दिया, इन 36 हजार करोड़ का, ये तो 2 साल में 27 हजार करोड़ का घाटा दे दिया। जब गवर्नमेंट आई थी जब 77 हजार करोड़ का घाटा था। हाँ सही है, लेकिन हमने जब सत्ता संभाली थी तो 36 हजार करोड़ का घाटा था। पता नहीं, वो फिर पता नहीं तो पता रखना पड़ता है। 16,000 करोड़ का घाटा था, नहीं 36 हजार करोड़ का घाटा था। किसी भी सरकार का कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, सिस्टम सुधार की जरूरत मेरा है कि एक ये नया ट्रेंड है जो आगे धीरे धीरे अगर दूसरी जगह इसका कोई रेमेडी नहीं हुई। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। कोटवाल साहब, वो डैमेज है, उस डैमेज कंट्रोल पर बात नहीं की। 3500 करोड़ से क्या होगा? मुख्यमंत्री कहते हैं वो घाटा भरपाई करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा? रकम खासा बड़ी है। अब आप देखिए, इन्होंने एक सर्कुलर निकाला है कि 40% जहां चीजत होगी वहां बिजली बंद कर दी जाएगी, कम दी जाएगी औरों के बजाय। आप ये कोई तरीका है? अगर थोड़ा बहुत आदमी चोरी करते हैं तो उनको पकड़ो, लेकिन ईमानदार आदमी जो सही बिल दे रहा है वो भी बिजली नहीं ले रहा। नहीं की आपने, बिल्कुल आपने की तो 2 साल में बताओ क्या किया? आप तो प्रोजेक्टों को जो हमने तैयार किया उनको बेचने की बातें कर रहे हैं। आप जो PPP मोड पे बिजली दे रहे हैं उन शहरों को चिन्हित कर रहे हैं देने के लिए, जो शहर अजमेर, जयपुर, जोधपुर, ये जो फायदे के शहर हैं, उदयपुर, उनकी बिजली आप PPP मोड में देने जा रहे हो। आप घाटे का जो जहां सौदा ज्यादा घाटा है, जहां छिद्र है, धौलपुर में सबसे ज्यादा है, भरतपुर में सबसे ज्यादा है, उनको आप दीजिए ना PPP मोड पे, कौन मना कर रहा है? लेकिन आपकी कथनी और करनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये। कोटवाल साहब, क्या कारण है कि ठोस प्रारूप आप नहीं रख पाए इस बजट में बिजली कंपनियों के सुधार को लेकर? बिजली कंपनियों के सुधार को लेकर जब सब लोगों से बातचीत हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बजट तैयार किया। बेसिकली अगर देखा जाए तो पिछली सरकार जो हमें लोड देके गई है बिजली के लिए,
बिजली में जितना कर्जा हमारे ऊपर देके मान रहे उनको सुधार का दिया है, उनको लेकिन उतना ही अब आपके राज्य में हो गया। बिल्कुल उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा बजट के अंदर बेच रहे हो आप, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ग्रेडों को। फायदे वाले शहरों में बिजली पीपीपी मोड पे आपने जो हमें वजन दिया है उसको उतारने में थोड़ा समय तो लगेगा। 2 साल के अंदर कैसे संभव है? 2 पावर प्रोडक्शन यूनिट्स को आप पीपीपी मोड पर ले जा रहे हो, क्या फायदा होगा उससे? बिल्कुल होगा। कैसे फायदे वाले हैं? ऐसा नहीं, जयपुर, उदयपुर तीनों फायदे के सौदे में गारंटी के साथ कहता हूं, और उनको दे रहे हैं। और जहां घाटा है धौलपुर में घाटा, भरतपुर में घाटा, हम उसमें ये देख रहे हैं कि कंजप्शन किस शहर में ज्यादा है। 40% से 50% पीपीपी मोड पे जब किसी चीज को दिया जाएगा तो उसकी आउटपुट देखी जाएगी, कंजप्शन देखी जाएगी कहां पर। चलिए मैं बजट को लेकर ये बड़ी बातें हो गई, लेकिन छोटी बातों का भी जिक्र करना जरूरी है। शिक्षा को क्या मिला, सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया, सामाजिक सुरक्षा को क्या मिला, या फिर हम इस बजट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आखिरी दौर में इसी पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। जो ड्रिप और स्प्रिंकलर पर जो सब्सिडी की बहुत मांग उठ रही थी कि उसको बढ़ाया जाए, और वो 70% तक SC/ST के लिए और 50% जो है आम जनरल के लिए जो बढ़ाई है, निश्चित तौर पर किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जो बजट पेश किया है ये राजस्थान के गरीब आदमी के सपने को तोड़ने वाला, राजस्थान के नौजवानों को धोखा देने वाला और राजस्थानी किसानों की कमर तोड़ने वाला है। ऐसी कोई छूट, ऐसी कोई जन कल्याणकारी योजना की घोषणा नहीं करी गई जिससे राजस्थान के विद्यार्थी को, राजस्थान के नौजवान को, राजस्थानी किसान को फायदा हो। सरकार ने अपना खजाना भरने का काम किया है। हमारे हौसलों की ताकत मत नापिए साहब। राजस्थान के लिए हम अपना खून भी बहा देंगे। तुम भी चलो इस सफर में अगर मेरे साथ, विकास की गंगा हम घर घर बहा देंगे।